किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। उनकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बढ़िया मक्खन की तरह। बेटा उनका फॉरेन में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन एक्सीडेंट में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। बेटा जब फॉरेन से वापस आया तो इन्होंने अपने बेटे से एक रिक्वेस्ट की कि बेटा आप वापस मत जाना, आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहकर यहीं इसी शहर में पढ़ाई करना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आसपास के लोग होते हैं जो राय देने लगते हैं। काफ़ी लोगों ने राय दी, रिश्तेदारों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि भाई साहब दूसरी शादी कर लीजिए, आपकी लाइफ फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन इन्होंने उन लोगों से कहा कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करके गई है, मेरा बेटा मेरे साथ छोड़ के गई है। जब मेरा बेटा मेरे साथ है तो मुझे दूसरी वाइफ की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये इंतजार करते रहे कि बेटा बड़ा हो जाए, बिजनेस संभालने के लायक हो जाए। जब बेटे ने पढ़ाई पूरी कर ली तो बेटे को अपना बिजनेस सौंप दिया। उसके बाद ये ऑफिस कभी कभी चले जाते थे, दोस्तों के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए बैठा करते थे। इन्हें लग रहा था कि वापस से लाइफ पटरी पर आ रही थी। इन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा अब मैं चाहता हूं कि आप शादी कर लो, घर में बहू आ जाए। बेटा पापा की बात टाल नहीं सका, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। जो मन में ख्वाहिश करी वो पूरी हो गई। शादी हो गई बेटे की, बहू आ गई। बेटे की शादी के 1 साल बाद में एक दिन ऐसे ही जब ऑफिस से घर आए थे, लंच करने के लिए बैठे, तो उन्होंने अपनी बहू से एक रिक्वेस्ट की कि बेटा आज खाने के साथ में दही लगा देना। और बहू ने कहा कि पिताजी दही तो खत्म हो गया है। पिताजी बिना दही खाए सिर्फ खाना खा करके चले गए। उसके बाद में बेटा बहू के साथ में खाना खाने के लिए बैठा तो पता नहीं कहां से कटोरी में दही आ गया। बेटे ने वो देख लिया, लेकिन बेटे ने अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा। बेटा भी चुपचाप ऑफिस चला गया। कुछ दिन के बाद में बेटे ने अपने पापा को कॉल किया और कहा कि पापा आप जल्दी से ऑफिस से आ जाइए, मुझे आपको लेकर के कोर्ट चलना है और आपकी दूसरी शादी करवानी है। तो पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि बेटा क्या जरूरत है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मेरे घर में बेटा है, बहू है, जल्दी पोता पोती आ जाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें क्या माँ की जरूरत है? मैं हूं जो तुम्हें इतना सारा प्यार दे रहा हूं, इतने सालों से प्यार देते आ रहा हूं। बेटे ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। बेटे ने कहा कि पापा ना मैं अपने लिए माँ लेने जा रहा हूँ, ना आपके लिए वाइफ लेने जा रहा हूँ, मैं तो आपके दही का इंतजाम करने जा रहा हूँ। पापा की दूसरी शादी करवाने के बाद बेटे ने वो घर छोड़ दिया और पापा की उस कंपनी में जो संभाली थी उसमें फिर से एम्प्लॉय की तरह नौकरी करने लगा, ताकि उसकी वाइफ को दही के इंतजाम के बारे में मालूम चले, उसकी वाइफ को दही की वैल्यू मालूम चले, उसकी वाइफ को दही का प्राइस मालूम चले, उसकी वाइफ को लाइफ का प्राइस मालूम चले, रिलेशनशिप का प्राइस मालूम चले। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। फैमिली है तो सब कुछ है, अपने हैं तो सब कुछ है। आज हर कोई फैमिली से दूर भागना चाहता है, अलग होना चाहता है, अलग होने लग गए हैं लोग। अगर साथ आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। एक बार फिर आरजे कार्तिक आपको वही बात याद दिलाएगा जो शुरू में कहा कि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। याद रखिए, आरजे कार्तिक की नई कहानी हर सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ मेरे पेज पर, मेरे चैनल पर। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि नाराज ना होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी है। कहानी जिसने मुझे भेजी है वो लिखते हैं कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो जब उनका एडमिशन हुआ उस वक्त उनके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मदर गवर्नमेंट जॉब में थी, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी और शायद इसी बात ने उन्हें मौज मस्ती में ज़्यादा बिजी कर दिया था। पार्टी ज़्यादा करते थे, दोस्तों के साथ घूमने बाहर जाते थे और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, घर से दूर आ गए, हॉस्टल में रहने लगे तो लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई। बहुत ज़्यादा पार्टी होने लगी, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती होने लगी। पढ़ाई पर से सारा ध्यान हट गया। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो फेल हो गए। घर वालों ने कॉल किया, डांट लगाई। उसके 2-3 दिन बाद तक इन्होंने पढ़ाई की जैसा कि सब करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से वापस पार्टी करने लगे, मूवी देखने जाने लगे, मौज मस्ती होने लगी। एक दिन लेट नाइट मूवी देख करके 12:30 बजे फ्री हुए। मॉल से बाहर निकले तो कैब नहीं मिल रही थी, कैब सर्च कर रहे थे, ऑटो नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि हॉस्टल कैसे जाएं, 7-8 किलोमीटर दूर था। फाइनली एक ऑटो वाला आया तो मोलभाव होने लगा। उसने कहा कि 400 रुपये, इन्होंने कहा भैया 300 रुपये। फाइनली डील डन हुई 300 रुपये में। ऑटो में बैठे, साथ में 2-3 दोस्त और थे। ऑटो वाले से बात होने लगी कि भैया ऑटो क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या चक्कर है, ऑटो इतने कम क्यों रहते हैं रात में? तो उसने बताया कि रात में सब लोग आराम करना पसंद करते हैं। तो इन्होंने पूछा कि भैया आप ऑटो क्यों चला रहे हैं? तो ऑटो वाले ने बताया कि मेरे घर में एक छोटा बेटा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, बड़ी महंगी फ़ीस है, इस चक्कर में ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो मैं रात में भी ऑटो चला रहा होता हूँ। तो थोड़ी और बात हुई तो इन लोगों को लगा कि शायद ये ऑटो वाला पढ़ा लिखा है। उससे पूछा कि भैया आपने करा क्या हुआ है, मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आप पढ़े लिखे हैं। तो ऑटो वाले ने बताया कि भैया मैंने अपने कॉलेज के दिनों में एडमिशन लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज में,
बड़े पैसे लगा करके घर वालों ने मुझे भेजा था, और जब मैं वहाँ गया तो मौज मस्ती में लग गया, बुरी आदतों में लग गया, और इस चक्कर में मेरा पढ़ाई में से ध्यान हट गया। इंजीनियरिंग में फ़ेल हो गया। उसके बाद घर वाले मुझे कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला पाए और मेरी ज़िंदगी वहाँ से पूरी तबाह हो गई। आज मुझे ये दिन देखना पड़ा है कि रात में मुझे ऑटो चलाना पड़ रहा है अपनी फैमिली की देखभाल के लिए। वो बात सुनने के बाद सारे दोस्तों की हवा टाइट हो गई। उस दिन के बाद से सारे दोस्तों की और जिसने कहानी लिखी है उनकी ज़िंदगी बदल गई। सब लोग डिसिप्लिन फॉलो करने लगे, फोकस उनका पढ़ाई पर आ गया, वहाँ से पास हुए। उसके बाद में आज लाइफ में सब सक्सेसफुल हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि ज़िंदगी में फ़ोकस बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप फोकस रखेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप आज वाले काम को कल पर टालते रहेंगे तो आपका आने वाला कल कभी सुंदर नहीं हो पाएगा। अगर आप जिम जाने का सोचते हैं, जनवरी में सोचा था, फरवरी में जाऊँगा, मार्च में जाऊँगा, पूरा साल निकल आता है, हम दिसंबर में आ जाते हैं और फिर से हम सोचते हैं कि शायद हम अगले साल जनवरी में जिम जाएंगे। जो डिसाइड कर लिया उसे आज कीजिए, फोकस के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आरजे कार्तिक को देख रहे हैं आप हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि घर के दरवाजे पर घोड़े की नाल लगाने से सक्सेस नहीं मिलती, सक्सेस के लिए खुद के दोनों पैरों में घोड़े की नाल लगानी पड़ती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी जिसने मुझे भेजी है वो लिखते हैं कि वो रोज़ सुबह पार्क में जॉगिंग के लिए निकल पड़ते हैं घर से, चाहे बरसात का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो। एक दिन वैसे ही जॉगिंग के लिए निकले थे पार्क में। जो उनके दोस्त आते थे उन्होंने उन्हें बताया कि अपने शहर में एक मैराथन होने वाली है, 3 किलोमीटर की दौड़ होगी और जो जीतेगा उसे 50,000 रुपये मिलेंगे। ये बात बताने के बाद में दोस्तों ने इन्हें मोटिवेट किया कि तुम दौड़ सकते हो, तुम्हारे अंदर वो स्टेमिना है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम अच्छी स्पीड में दौड़ते हो, तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दोस्तों ने मजाक मजाक में चढ़ा दिया। ये मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गए। संडे का दिन था, पूरा शहर सड़क पर आ चुका था। 3 किलोमीटर की दौड़ थी, जीतने वाले को 50,000 रुपये का इनाम मिलने वाला था। जब ये वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला 65 से 70 के बीच में उनकी एज होगी, साड़ी में दौड़ने के लिए तैयार खड़ी थी, और तो और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। ये देख करके इन्हें थोड़ा अजीब सा लगा। इन्हें लगा कि यार ये क्या बात है, मतलब साड़ी में दौड़ने के लिए आ गई, नंगे पैर दौड़ने के लिए आ गई। अगर दौड़ने के लिए आना था तो कम से कम स्पोर्ट शूज़ तो पहन करके आती। ये सब ये सोच ही रहे थे कि दौड़ शुरू हो गई, सीटी बज गई, लोगों ने दौड़ना शुरू किया। इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ में दौड़ना शुरू किया। 1 किलोमीटर तक तो अच्छा खासा दौड़े, लेकिन उसके बाद इन्होंने देखा कि वो बूढ़ी महिला जो कि नंगे पैर दौड़ रही थी वो 2 किलोमीटर कब आगे निकल गई और कब उस महिला ने पूरी रेस कर दी, मालूम ही नहीं चला। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो महिला जो कि नंगे पैर दौड़ रही थी वो रेस जीत चुकी थी। मीडिया ने उसे घेर लिया था, उनके आसपास माइक लगा करके लोग पहुंच चुके थे, पूछ रहे थे कि आपने कैसे जीत हासिल की, आप नंगे पैर क्यों दौड़ रही थी, आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है। बहुत सारी बातें हो रही थी। ये भी वहाँ खड़े हो गए भीड़ में और सुनने लगे। तो जो महिला थी उन्होंने बताया कि उनका नाम लता है, उनकी उम्र 66 है और उनके पति पास ही के हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। किसी ने उन्हें बताया कि अपने शहर में एक दौड़ हो रही है जिसमें जीतने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बस पति के इलाज के लिए, पैसे के लिए वो दौड़ पड़ी और इतना शानदार दौड़ी कि 50,000 रुपये का इनाम जीत गई। जब वो अपनी कहानी वहाँ बता रही थी तो काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, लोगों ने आकर के उनकी मदद की। उनके पति आज स्वस्थ हैं। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस दिन आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, डेडिकेशन के साथ में डिसाइड कर लिया, आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप आरजे कार्तिक को सुन रहे हैं। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार राजा जी के यहाँ पर सोने के पिंजरे में एक तोता कैद था और तोता बोलने वाला था। राजा जी के यहाँ पर यह प्रथा थी कि महीने में 2 बार कथा होती थी और कथा सुनाने के लिए जब भी पंडित जी आते, जब भी वो अध्याय खत्म करते तो हर अध्याय के आखिरी में कहते, हरि मिले तो बंधन छूटे। और जैसे ही पंडित जी ये कहते, तोता कहता, पंडित झूठा है। और जैसे ही तोता ये कहता, पंडित जी के लिए सिचुएशन अजीब हो जाती। हर बार एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती। 2-3 बार तो चल गया, लेकिन पंडित जी को लगा कि तोता मानने वाला नहीं। पंडित जी अपने गुरु के पास गए और गुरु जी को बताया कि वहाँ पर जब राजा के यहाँ पर कथा सुनाता हूँ और कहता हूँ कि हरि मिले तो बंधन छूटे, तो तोता कहता है कि पंडित झूठा है। ये तोता पंडित झूठा है बार बार क्यों कहता है? तो गुरु जी ने कहा कि चलते हैं, चल करके तोते से बात करते हैं। गुरु जी पंडित जी के साथ में तोते के पास पहुँचे और तोते से पूछा कि भैया बात क्या है? तो तोते ने बताया कि गुरु जी एक बार मैं एक ऋषि के आश्रम में पहुँचा, वहाँ पर मंत्रोच्चारण हो रहा था, जो उनके शिष्य थे मंत्र बोल रहे थे। मैंने एक मंत्र सुन लिया और मंत्र याद करके मैंने रिपीट कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र बोला तो ऋषि के शिष्यों ने देखा कि बोलने वाला तोता है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। एक बार ऋषि के आश्रम में उनके एक शिष्य थे, सेठ जी, वो आए। उन्होंने मुझे देखा कि बोलने वाला तोता है, वो अपने साथ में ले गए और ले जा करके मुझे चांदी के पिंजरे में कैद कर दिया। एक बार राजा जी के यहाँ पर दावत थी,
तो सेठ जी ने सोचा कि क्या गिफ्ट दिया जाए। फिर उन्हें मेरी याद आई, उन्हें लगा कि इससे महंगा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। वो मुझे लेकर के गए और राजा को भेंट कर दिया। रानी को मैं बड़ा पसंद आया और मुझे सोने के पिंजरे में कैद करवा दिया। कुल मिलाकर के रहा मैं पिंजरे में ही, मेरा पिंजरा नहीं छूटा। तो जब जब मैंने हरि का नाम लिया मेरा बंधन नहीं छूटा। गुरुजी ने तोते को अपने पास बुलाया और उसके कान में एक बात कही। गुरुजी पंडित जी को लेकर के वहाँ से चले गए। अगली सवेरे जब सुबह हुई तो राजा के सेवकों ने देखा कि पिंजरे में तोता मरा हुआ था, उल्टा पड़ा हुआ था। उन्हें बड़ी चिंता हुई और राजा को बुलाने गए। पिंजरे का गेट खोला और जैसे ही गेट खोला तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। इस लाइफ में सही गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप किससे सलाह ले रहे हैं बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत आदमी से सलाह लेते रहेंगे तो आप गलत दिशा में बढ़ते जाएंगे और आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है सम्राट अशोका के जीवन की। एक बार सम्राट अशोका अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उन्हें एक भिक्षु दिखाई दिया तो भिक्षु के पास गए, जाकर के चरणों में बैठ गए और चरणों में अपना सर रख दिया। जैसे ही उन्होंने अपना सर रखा, सम्राट के साथ में सेना गई थी, वजीर गया था। वजीर ने देखा, उसे अच्छा नहीं लगा। वापस सम्राट के साथ में सारी सेना, वजीर आ गए। वजीर ने तब तो कुछ बोला नहीं। वापस आकर के उसने कहा कि महाराज, मैं आपसे नाराज़ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा सम्राट, जिसके मस्तिष्क के लिए लोग मतलब उस पर तिलक लगाने के लिए तरसते हैं, जिसकी जो कामयाबी है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, जो दुनिया का सम्राट है, वो अपना सर एक भिक्षु के पैरों में रख रहा है। मुझे समझ में नहीं आया और मुझे अच्छा नहीं लगा। उस दिन सम्राट अशोका ने कुछ नहीं कहा। सम्राट अशोका चुप रहे, मुस्कुराते रहे। 1-2 महीने के बाद में सम्राट अशोका ने बुलाया अपने वजीर को और कहा कि एक काम करो, तुम एक थैला लेकर के जाओ, एक प्रयोग कर रहे हैं हम। इस थैले में कुछ सामान है, इसे बेच करके आ जाओ, सारा सामान बेच करके आना। वजीर ने तब थैले में देखा नहीं, क्योंकि उसे लगा कि अच्छा नहीं लगेगा कि क्या है इसमें। वजीर वो थैला लेकर के महल से बाहर चला गया और बाहर जाकर के उसने थैले में देखा तो उसमें 4 आइटम थे। पहला था भैंसे का सर, दूसरा था घोड़े का सर, तीसरा था बकरी का सर और चौथा था आदमी का सर। वजीर को समझ में नहीं आया कि महाराज जी क्यों बिकवाना चाहते हैं। वो गया बाजार में, जाकर के उसने बेचे। घोड़े का सर बिक गया, भैंसे का बिक गया, सारे सर बिक गए। बाकी 3 सर बिक गए, एक सर बच गया जो कि आदमी का सर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बिक क्यों नहीं रहा। उसने काफ़ी लोगों तक, शाम हो गई, उसको बोलता रहा कि खरीद लीजिए, किसने खरीदा नहीं। वापस आया, आकर के सम्राट से कहा कि हुजूर माफ़ी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वाला सर नहीं बिक रहा, बाकी सर बिक गए। बकरी का बिक गया, घोड़े का बिक गया, भैंसे का बिक गया। तो सम्राट अशोका ने कहा कि एक काम करो, एक बार फिर से कल कोशिश करना और अब की बार फ्री में देकर के आ जाना, मुफ्त में इसको बांट करके आ जाना, बस इसे देकर के आ जाओ, खाली थैला लेकर के वापस आ जाओ, मुझे खाली थैला चाहिए। वजीर फिर से निकला अगले दिन, जाकर के उसने उन्हीं लोगों से मुलाकात की कि भाई साहब इसको आप मुफ्त में ले लीजिए। तो लोगों ने कहा कि अरे पागल हो गए हो, इस खोपड़ी का हम क्या करेंगे, और अगर किसी ने देख लिया कि हमारे पास में आदमी का सर है तो हमें अंदर कर दिया जाएगा, लोग कहेंगे कि हमने हत्या कर दी। काफ़ी लोगों के पास गया लेकिन मुफ्त में भी वो आदमी का सर किसी ने नहीं लिया। वापस आया वजीर, आकर के सम्राट से कहा कि माफ़ी, ये सर मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, ना कोई इसको लेने को, फ्री में भी लेने को तैयार नहीं, मुफ्त में भी नहीं ले रहा है, अब आप ही बताइए कि क्या करें। सम्राट अशोका ने कहा कि तुम्हें आज समझ में आया, तुम उस दिन मुझे कह रहे थे कि भिक्षु के पैरों में सर क्यों रख दिया। इस सर की कोई कीमत नहीं है, मेरे जाने के बाद में क्या तुम मेरा सर बेच पाओगे, क्या तुम इसे अपने पास रख पाओगे। तो उस वजीर ने कहा नहीं महाराज, ये तो मैं कर नहीं पाऊँगा, इस शरीर को तो जलाना होगा। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सर से मतलब है अहंकार। आदमी के अहंकार की कोई कीमत नहीं होती, वो आपको तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि ऊपर बैठने की जगह नहीं होती। एक बार फिर आरजे कार्तिक आपसे कहेगा, हौसले के साथ, मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो यह है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक राजा की जो अपने सैनिकों के साथ में एक बार जंगल में शिकार के लिए निकला था। गर्मी का मौसम था, दोपहरी का वक्त था। कब वो रास्ता भटक गया उसे पता नहीं चला। सैनिकों से दूर हो चला था शिकार का पीछा करते करते। ना तो रास्ता मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था। बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। तभी अचानक से उसे एक लकड़हारा दिखाई दिया। एक व्यक्ति वहां लकड़ी काट रहा था। उसके पास गया, जाकर के बोला कि मुझे सबसे पहले तो पानी पिला दीजिए, बड़ी जोर की प्यास लगी है। लकड़हारे ने ऊपर से नीचे तक देखा, वेशभूषा को देख करके समझ गया कि तो राजा साहब है। प्रणाम किया कि महाराज आप तो बताइए क्या करना है, आपकी सेवा में जो आप बोलेंगे हो जाएगा। राजा ने सबसे पहले तो पानी पिया, उसके बाद में पूछा कि मुझे रास्ता बताइए, यहाँ से बाहर निकलना है, रास्ता भटक गया हूँ। लकड़हारे से वो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने बोला कि एक काम कीजिएगा, आप जब भी कभी राजधानी में आए, हमारा राजमहल जरूर आइएगा और आपके लिए हमारी तरफ से एक शानदार इनाम बाकी रहा।
अभी तो इस वक्त मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, आप वहाँ आइएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया इनाम रहेगा। लकड़हारा शाम में लकड़ियाँ उकड़ियाँ काट करके वापस पहुंचा घर पर। जाकर के बीवी को बताया कि आज तो राजा साहब मिले थे, खुश हो गए, कह रहे हैं कि इनाम दूंगा। बीवी ने कहा कि क्यों इंतजार कर रहे हो, कल सुबह निकल जाओ। अगली सुबह लकड़हारा वहां से रवाना हो गया अपने गांव से और राजमहल पहुंचा, राजधानी पहुंचा। वहां जाकर के सैनिकों को बताया कि मुझे राजा साहब से मिलना है। उन्होंने कहा था कि मिलने के लिए आ जाना। सैनिकों को समझ नहीं आया कि एक लकड़हारे से राजा मिलेंगे, फिर भी जाकर के राजा को बताया कि एक लकड़हारा आपसे मिलने के लिए आया। राजा ने कहा हाँ, उसे अंदर आने दो। अब राजा ने देखा लकड़हारे का हाल गरीब सा, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। राजा ने सोचा कि क्या किया जाए, इसको क्या दिया जाए। तो राजा के दिमाग में ख्याल आया, उसके पास में एक बहुत ही शानदार सा बगीचा था चंदन के पेड़ों का। उसने सोचा कि लकड़हारा है, पेड़ों की समझ भी होगी, उस लकड़हारे को चंदन का बगीचा दे दिया। लकड़हारा बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है, राजा साहब ने तो पूरा बगीचा मेरे नाम कर दिया। खुशी खुशी घर गया, जाकर के बीवी को बताया। उसके बाद में जो चंदन का बगीचा था उसको संभालना इसने शुरू किया। कैसे संभालता, लकड़हारा था, लकड़ियां काटने का काम था। लकड़ियां काट करके कोयला बनाने लगा और बेचने लगा, कोयला बनाने लगा, बेचने लगा। एक एक करके सारे पेड़ों को काटता चला गया। वो बगीचा धीरे 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 वीरान हो रहा था। एक दिन राजा को लगा, ख्याल आया कि उस लकड़हारे से मिल आते हैं, एक बार जाकर के देखते हैं कि उसने बगीचे का क्या हाल कर रखा है, कितना बढ़िया बना रखा है, शानदार कर दिया होगा। राजा जी तो ये सोचते सोचते पहुंचे उस बगीचे के पास में। वहां कोई बगीचा ही नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। थोड़ा अंदर गए तो जाकर के देखा कि वहां तो कोयले ही कोयले रखे थे, ढेर लग चुका था। थोड़े बहुत पेड़ बचे थे जिनसे छाया मिल सकती थी, बस यही हाल उस बगीचे का था। राजा ने सबसे पहले तो लकड़हारे को बुलाया और पूछा कि क्या हुआ, ये क्या कर दिया। तो लकड़हारे ने कहा कि महाराज क्या करता, मैंने तो कोयले बना बना करके बेच दिया। आपका धन्यवाद है कि आपने मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कर दी। हमारे घर में थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है। पहले तो हम बहुत गरीब थे, अब तो थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है, हम थोड़े ठीक हुए हैं, थोड़े ठीक हाल में जी रहे हैं। राजा को समझ में आ गया कि इस लकड़हारे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सारे चंदन के पेड़ों को जला करके राख कर दिया है। राजा ने कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा एक काम करो, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा वहां से उठाया चंदन की और बोला कि एक काम करो, इसको ले जाकर के बाजार में आज बेच करके आओ, अभी जाओ बेच करके वापस आओ और बताना कि कितने रुपए मिले। लकड़हारा गया, जाकर के वो चंदन की लकड़ी बाजार में बेची और वो उसकी आंखें खुल गईं। कोयले से पता नहीं कितने गुने दाम में वो छोटी सी लकड़ी जो थी वो बिकी। उसे समझ में आ गया कि तो बहुत ही कीमती लकड़ी थी जिसका बगीचा मेरे नाम राजा ने कर दिया था। दौड़ करके वापस आया, राजा के पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे माफ कर दो, आपने तो मुझे हीरा दे दिया था, मैं लोहा समझ करके काम चलाता रहा। छोटी सी कहानी, लेकिन कहानी ये लकड़हारे, राजा, चंदन का बगीचा, ये सब नहीं है। कहानी आपकी हमारी है। ये चंदन का जो बगीचा है आपका हमारा, ये शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत फॉर्चुनेट है हम कि हमें ये बॉडी मिली है, हमें शरीर मिला है, सही सलामत मिला है। और चंदन के पेड़ जो उस बगीचे में लगे थे ना, वो हमारी हर एक सांस है जो अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। हर इस सांस को हम वेस्ट कर रहे हैं, लालच में, गुस्से में, जलन भावना में, बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मालूम चलेगा कि आपका बगीचा जल करके राख होने को आया, बहुत थोड़े से पेड़ बचे हैं, बहुत कम सांसें बची हैं, तब शायद आपको इस बगीचे की कीमत समझ में आएगी। अभी भी समय बचा हुआ है। इस चंदन के बगीचे को सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, सही तरीके से अपने शरीर का इस्तेमाल कीजिए, अपनी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश कीजिए। जितनी सारी चीजें आपके आसपास गलत है, नेगेटिविटी है, उसको साइड करने की कोशिश कीजिए। ये चंदन का बाग जो है आपको सुगंधित करने के लिए मिला है। आप फालतू की चीजों में, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जलन भावना हो, बुरी चीजें हो, बुरी आदतें हो, उनके चक्कर में पड़ के इसे बर्बाद मत कीजिए, इसे जला करके कोयला मत बनाइए। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, सही अहमियत को पहचानिए, अच्छी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, Instagram हैंडल पर देखिए नई कहानी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अगर आपको वो फसल पसंद नहीं जो आप काट रहे हैं तो उन बीजों की जांच कीजिए जो आप बो रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी है उस अमीर महिला की जो साइकेट्रिस्ट के पास जाया करती थी, डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ रही थी। कई बार सेशन 1 घंटे चलता, 2 घंटे चलता। एक दिन इन मैडम ने जाकर के डॉक्टर साहब से सवाल किया कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या है कि इतने पैसे होने के बाद भी मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ रही है। जो साइकेट्रिस्ट थे उन्होंने अपने क्लिनिक में काम करने वाली एक बूढ़ी महिला को बुलाया और कहा कि अम्मा आज आप अपनी कहानी मैडम को सुनाइए। और मैडम से कहा कि आप ध्यान से सुनिएगा अम्मा की कहानी, क्योंकि इस कहानी के आखिरी में आपको समझ में आएगा कि हैप्पीनेस मिलेगी तो मिलेगी कहाँ।
अम्मा ने झाड़ू नीचे रखा, साफ सफाई का काम करती थी, चेयर लेकर के बैठ गई और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। अम्मा ने बताया कि मैडम, मेरा पति शराब पी करके घर आता था, मारपीट करता था, घर में पैसे नहीं रहते थे। मेरा एक बेटा था जिसको पढ़ाने के लिए मैं जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करती थी, काम करने जाती थी। एक दिन ज़्यादा शराब पीने की वजह से पति की मौत हो गई। 2-3 महीने तक संघर्ष चला, जैसे तैसे बेटे की नौकरी लगी। 3 महीने के बाद में एक दिन बेटा घर आ रहा था और रोड एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची है। मैं मरने के तरीके ढूंढने लगी, यहाँ तक कि मैं पटरी तक पहुँच गई और उस दिन मैं हिम्मत नहीं कर पाई मरने की, वापस लौट करके घर आ गई। एक दिन ऐसे ही काम करके साफ़ सफाई का घर पहुँच रही थी तो मेरे पीछे पीछे बिल्ली का एक बच्चा चलने लगा और वो बच्चा चलते 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 मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। उस बिल्ली के बच्चे को जब मैंने अपने घर के दरवाजे तक देखा तो मुझे लगा कि इसको शायद भूख लगी है, बाहर बहुत ठंड थी, तो मैं उस बच्चे को लेकर के अंदर आ गई। मेरे घर में थोड़ा सा दूध था, मैंने कटोरी में दूध रखा, बिल्ली के बच्चे के सामने रखा, तो बिल्ली का बच्चा झट से चट कर गया। और जैसे ये सारी घटना हुई मेरे चेहरे पर हंसी आ गई, खुशी आ गई। बहुत दिनों के बाद मेरे चेहरे पर हंसी आई थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे लगा कि अगर एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो इंसानों की मदद करने से, लोगों की मदद करने से कितनी खुशी मिलेगी। उस दिन के बाद से मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करना शुरू किया। एक भाई साहब बीमार थे, उनके लिए बिस्किट्स बना करके लेकर के गई। एक भाई साहब अस्पताल में भर्ती थे, उनके लिए खाना बना करके लेकर के गई। कुल मिला करके मैंने जितने लोगों की मदद हो सकती थी उतने लोगों की मदद करना शुरू किया। मुझे एक बात समझ में आई कि ज़िंदगी में खुशी ढूंढने से नहीं बल्कि दूसरों को खुशी देने से मिलेगी। ये कहानी जैसे ही अम्मा सुना रही थी, ख़त्म कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैडम को समझ में आ गया कि दुनिया में सिर्फ पैसा हैप्पीनेस नहीं दे सकता। जब तक आप हैप्पीनेस शेयर नहीं करेंगे आपकी लाइफ में डबल हैप्पीनेस नहीं आएगी। अगर आप टीचर हैं तो मुस्कुराते हुए क्लासरूम में जाइए। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो मुस्कुराते हुए खाना बनाइए, खाना खाने वाले को स्वाद आएगा, खाना बड़ा अच्छा बनेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने कर्मचारियों से, अपने एम्प्लॉयज़ से खुश होकर के बात कीजिए, हंस कर के बात कीजिए। बांटनी है तो मुस्कान बांटिए। ज़िंदगी में खुशी का यही एक सीक्रेट है। आरजे कार्तिक आपसे ये कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़रूरी नहीं कि आपका समय ख़राब चल रहा हो, कई बार सामने वाले का ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है। हाय गाइस, मैं हूँ आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई वैद्यों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। राजा ने मन्नतें मांगी लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उम्र हो चली थी, राज्य के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए था। तो राजा के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक शानदार सा महल बनवाया और उस महल के दरवाजे पर गणित का एक फॉर्मूला लिखवा दिया। उसके बाद पूरे राज्य में ऐलान कर दिया गया कि जो भी इस गेट को खोल देगा, जो भी महल के दरवाजे को खोल देगा, ये महल भी उसका हो जाएगा और वही अगला राजा राज्य का होगा। उस दिन के बाद से जिन लोगों को गणित आती थी उन्होंने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। कुछ लोग वहाँ से लिख करके ले गए, याद करना शुरू किया कि क्या हो सकता है, कैसे ये फॉर्मूला सॉल्व होगा, कैसे वो दरवाज़ा खुलेगा। काफ़ी मैथमेटिशियन वहाँ आए भी, उन्होंने आकर के वहाँ पर प्रैक्टिस की, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। फाइनली दूसरे राज्य के कुछ बड़े मैथमेटिशियन आए। तो एक दिन ऐसा आया कि लोग थक हार के जा रहे थे। 3 लोग वहाँ बचे थे। 2 तो दूसरे राज्य के बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे और एक नॉर्मल सा दिखने वाला लड़का था जिसको देख करके लग रहा था कि वो ध्यान वगैरह करता होगा, योगा करता होगा। तो वो भी वहाँ खड़ा था। राजा ने कहा कि बेटा तुम अलग लग रहे हो, मैथमेटिशियन ने तो अपना दिमाग लगा लिया, गणितज्ञों ने, तो अब आप आओ, आप आकर के इस फॉर्मूले को सॉल्व करो। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं महाराज, मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ, आप मुझे बैठने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए, इनको सॉल्व करने दीजिए। अगर इन्होंने सॉल्व कर लिया तो बढ़िया बात है, राजा बन जाएंगे। इन्होंने सॉल्व नहीं किया तो मैं कर लूँगा। उन दोनों ने सुबह से लेकर के शाम तक दिमाग लगा लिया लेकिन वो फॉर्मूला सॉल्व नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसने ये फॉर्मूला बनाया जो सॉल्व नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है जिससे दरवाज़ा खुलेगा। फाइनली उस लड़के का नंबर आया जो बैठा हुआ था, जो लग रहा था कि साधक टाइप का था लड़का। उसको बुलाया गया, वो गया दरवाजे के पास, दरवाजे को ऐसे धीरे से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला लोगों ने उससे सवाल करने शुरू किए कि आपने ऐसा क्या टेक्निक लगाई, आपने ऐसा क्या फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। तो उस लड़के ने कहा, जब मैं वहाँ बैठा था आंखें बंद करके सोच रहा था तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई फॉर्मूला ही ना हो। दरवाज़ा बिना फॉर्मूला का था जिसमें किसी भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उसको जाकर के धकेलना था। उस लड़के के जवाब से राजा जी इम्प्रेस हुए, उसको उत्तराधिकारी भी बनाया। ये छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी, एक बहुत सिंपल सी बात सिखाती है। ज़िंदगी में कई बार मुश्किलें होती ही नहीं हैं। हम सोच रहे होते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी होती है। अपने आसपास ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए आपसे बोलता हूँ, हौसले के साथ, मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार देखिए सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है।
हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर सेठ की, जिनके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर, करने के लिए कोई काम नहीं था क्योंकि काम तो उनका पहले ही हो जाता था। सेठ जी आराम किया करते थे, बहुत सारा वक्त उनके पास था। चैम्बर में एक दिन आराम से बैठे थे तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक काम करें, सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करवाते हैं और पता करते हैं कि मेरे पास में कितना पैसा है। अकाउंटेंट को बुलाया और बोला कि 7 दिन का टाइम तुम्हें दे रहा हूँ, 7 दिन के बाद में एक रिपोर्ट बना के लाओ और मुझे बताओ कि कितना बिजनेस है, कितनी जमीनें हैं, कितना पैसा है। अकाउंटेंट गया, 7 दिन बाद वापस आया। उसके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी। सेठ जी ने कहा क्या हुआ रिपोर्ट का? तो अकाउंटेंट ने कहा कि महाराज, सेठ जी मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया है, आप बस सुनिए मेरी बात। आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 जनरेशन कोई काम ना करें, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएं, तब भी वो खा सकती हैं। इतना पैसा है, मलाई मार के वो जिंदगी जी सकते हैं। सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी ने कहा एक काम करो, फटाफट से 10-15 दिन में आराम से टाइम लो और बना करके एक रिपोर्ट मेरे को दिखा देना कि हमारे पास में डिटेल में कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है, कितना पैसा है, अब तुम जाओ। अकाउंटेंट चला गया। जैसे वो चैम्बर से बाहर गया, सेठ जी के दिमाग में दूसरा सवाल आया। सेठ जी सोचने लगे कि 7 जनरेशन का पैसा तो हमारे पास में है, ये तो अकाउंटेंट ने बता दिया, लेकिन 8वीं जनरेशन का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? वो जो 99 का फेर होता है, वो सेठ जी के दिमाग में घूमने लग गया। सेठ जी घर गए तो मन नहीं लग रहा था। पोतों के साथ में पहले खेलते थे, उस दिन खेलना पसंद नहीं आ रहा था। सेठानी जी से बात नहीं कर रहे थे। सेठानी जी ने पूछने की कोशिश की लेकिन बता नहीं रहे थे। सोच रहे थे मन ही मन की क्या करूं, सेठानी को बताऊंगा तो सेठानी सोचेगी कि पागल हो गए, 7 जनरेशन का पैसा है, 8वीं की चिंता कर रहे हैं। लेकिन सेठ जी के दिमाग में ना चाहते हुए भी वो सवाल बार बार गूंजने लगा। सेठ जी ने सोचा कि क्या किया जाए। अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें मालूम चला कि उनके शहर में एक संत की कथा थी। कथा सुनने के लिए चले गए। सोचने लगे कि मन की शांति मिलेगी, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, महाराज जी से पूछ लूंगा। जाकर के उन्होंने कथा सुनी। कथा के बाद में शाम हो चली थी। जो महाराज जी थे, जो कथा सुना रहे थे, उनके चरणों में जाकर के बैठ गए और बोलने लगे कि आप जो बोलोगे वो पूजा करूंगा, आप जो बोलोगे उतनी दक्षिणा दूंगा, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तो संत जो थे उन्होंने बोला कि क्या सवाल है? तो सेठ जी ने बताया कि मेरा सवाल ये है कि मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बोला है कि सेठ जी आपके पास में 7 पीढ़ी जितना पैसा है, आपकी 7 पीढ़ियां आएंगी, कोई काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे, तब भी वो आराम से जी सकती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 पीढ़ी तक का तो मेरे पास में पैसा है, लेकिन महाराज जी मुझे बताइए 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? संत को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि आपको एक काम करना है, बहुत सारा दान नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा दान करना है, लेकिन जिसे बता रहा हूं उसे ही जाकर के देना। सेठ जी ने कहा कि बताइए किसे देना है? तो संत ने कहा कि आपके शहर में जो बस्ती है, उस पुरानी बस्ती में एक झोपड़ी है सबसे आखिरी में, उसमें एक बुढ़िया रहती है। उन बुढ़ी अम्मा के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बड़ी परेशान रहती हैं। उनको जाकर के आधा किलो आटा दान कर दो, बस इतना सा काम करो, आपकी जिंदगी में कृपा आने लगेगी। सेठ जी खुश हो गए, उनको मंत्र मिल गया। जैसी कथा से निकले, फटाफट से कॉल किया नौकर को और बोला कि 1 क्विंटल आटा लेकर के बोरी भर के गाड़ी में डाल के फटाफट पहुंच जाओ बस्ती में। इधर से नौकर पहुंचा, इधर से सेठ जी पहुंचे। सेठ जी उस रास्ते पे चल दिए जो बताया था संत ने। झोपड़ी मिल गई, झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अम्मा जी बाहर आई। जैसे अम्मा बाहर आई, सेठ जी चरणों में गिर गए। सेठ जी ने बोला कि माँ, मुझे पता नहीं था आप यहाँ रहती हैं, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ। लंबी लंबी फेंकने लगे। अम्मा वो बात समझ में आ गई। सेठ जी ने कहा कि अम्मा, आपके लिए 1 क्विंटल आटा लेकर के आया हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। अम्मा ने मना कर दिया कि क्या करूंगी बेटा, मैंने तो आज खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। सेठ जी ने कहा अम्मा रख लीजिए, महीने भर का राशन हो जाएगा, आप आराम से जिंदगी जिए, आपको कोई भी परेशानी हो मुझे याद कीजिएगा। अम्मा ने कहा बेटा नहीं चाहिए। फिर सेठ जी ने कहा कि 1 किलो आटा रख लीजिए, 2-3 दिन का काम हो जाएगा। अम्मा ने कहा बेटा नहीं चाहिए। सेठ जी को तो मंत्र मिल गया था, उनको तो आटा दान करना था। सेठ जी ने कहा कि अम्मा एक काम कीजिए, आप मेरी बात सुनो, आप आधा किलो आटा रख लो, बस अब आप मना नहीं करोगी, कल के लिए आपका इंतजाम हो जाएगा। तो अम्मा ने कहा कि बेटा आज का प्रबंध मेरा ऊपर वाले ने कर दिया है, मैंने खाना खा लिया है, अब कल की चिंता मैं क्यों करूं, आपसे मुझे कोई दान नहीं चाहिए, आप जाइए आराम कीजिए। जैसे अम्मा ने बोला, सेठ जी को समझ में आ गया कि महाराज जी ने यहाँ झोपड़ी में क्यों भेजा था, अम्मा के पास क्यों भेजा था। उन्हें सारी कहानी समझ में आई। अम्मा जिन्होंने बोला कि मुझे कल की चिंता नहीं है। इस जिंदगी में छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में लालच की कोई सीमा नहीं है, खुशियों की कोई सीमा नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। खुश होने वाला इंसान दाल चावल खा करके भी खुश हो जाता है, और जिसे खुशी नहीं मिलती उसे पनीर खाने के बाद में भी खुशी नहीं मिलती। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। सेटिस्फैक्शन के साथ, हौसले के साथ, सामर्थ्य के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर किस बात का करूं जिंदगी में, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है साउथ के एक राजा की, जिनके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे, तीनों में वो क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वो सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों ना एक टास्क प्लान किया जाए।
तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया और उन्हें टास्क समझाया गया। राजा ने कहा कि आप तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वो पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्यों में जाना है और वो पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है, कैसा वो पेड़ है। राजकुमारों ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी ये तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। जो लोग नाशपाती नहीं समझते, पियर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो पियर का जो ट्री है उसे ढूंढने के लिए राजकुमारों को जाना था। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देख करके वापस आ गए। उन्हें पास के राज्य में वो पेड़ मिल गया। आकर के उन्होंने पिताजी से कहा कि आप कहें तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है। तो उनके फादर जो कि राजा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया, बीच वाले जो भैया थे वो गए, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए। तीनों राजकुमार जब जाकर के वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहां बैठे थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहां बैठे थे और जो महाराजा थे, जिनके राजकुमार थे, उन्होंने कहा कि अब बताओ आप कि आपको वो पेड़ कैसा दिखा और कहां मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी, हमारे पास के ही राज्य में मुझे पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वो तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा सा था, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वो ये बोल ही रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार था, बीच वाला जो था, उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात कर रहे हो? जो मैंने नाशपाती का पिताजी पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे एक कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला ये बोल रहा था, तीसरा वाला जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी, ये दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो पेड़ देखा है वो नाशपाती का है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है, आसपास के लोगों ने बताया कि ये नाशपाती है और उसमें बहुत सारे फल लगे थे, वो फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वो सब देख रहे थे कि ये महाराजा क्या करवा रहे हैं, अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे? तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना लें जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान लें। चाहे वो कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, या कोई सिचुएशन हो, या कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपना डिसीजन ना लें। दूसरी चीज जो ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया, कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करें। हो सकता है कि वो वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा था कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा था कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा था, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी, 3 बातें सिखाती है। जिंदगी में इन 3 बातों के साथ, इन 3 लेसन्स के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छी बातें कहने से ज्यादा अच्छे काम करके दिखाओ, क्योंकि दुनिया सुनने से ज्यादा देखना पसंद करती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, और आज की कहानी सुनाने से पहले 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, लाइफ में खुद पर डिपेंड होना अच्छी बात है, डिपेंड रहना अच्छी बात है। और दूसरी बात, जिंदगी में सिर्फ खुद पर ही डिपेंड रहना गलत बात भी है। एक बार एक गाय घास चरते चरते कब जंगल में चली गई, उसे समझ नहीं आया। दोपहर होने को थी, धीरे धीरे शाम होने वाली थी, वो रास्ता भटक चुकी थी, रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने धीरे से देखा तो पीछे शेर दबे पांव आ रहा था, शिकार करने की तैयारी में था। अब गाय के पास में सिर्फ एक रास्ता था, गाय को सिर्फ जंगल के अंदर जाना था। जैसे ही पीछे मुड़ती उसका शिकार हो जाता। गाय चुपचाप धीरे 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 जंगल में अंदर जाने लगी। जंगल के बीचों बीच में एक तालाब था। तालाब के किनारे पर जाकर के गाय रुक गई। शेर ने सब देखा और शेर को लगा कि अब तो गाय के पास कोई रास्ता नहीं है। गाय सिर्फ तालाब में अंदर जाएगी, जैसे ही जाएगी जाकर के आराम से शिकार करूंगा, आराम से खाऊंगा, अपने दोस्तों को बुला लूंगा। शेर जहां था वहीं आराम से बैठ गया। गाय को लग रहा था कि क्या किया जाए, एक ही रास्ता था, तालाब में जाना था। धीरे धीरे गाय तालाब में जाने लगी। तालाब में पानी बहुत कम था और कीचड़ बहुत ज्यादा था। थोड़ी दूर जाने के बाद में गाय फंस गई।
अब शेर को लगा कि गाय रुक चुकी है एक जगह पर, अब आराम से जाकर के शिकार कर सकते हैं। शेर अपनी जगह से उठा, धीरे धीरे जाने लगा तालाब में। उसे मालूम नहीं था कि वहां पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था, वो भी दलदल में फंस गया। अब थोड़ी दूर पर गाय थी, थोड़ी दूर पर शेर था। दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन दोनों चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। ना तो गाय भाग पा रही थी, ना शेर शिकार कर पा रहा था। थोड़ी देर के लिए जंगल में सन्नाटा हो गया और उसके बाद में गाय ने शेर से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? शेर ने कहा कि मैं ही यहाँ का राजा हूं, मैं यहाँ का गुरु हूं, मालिक हूं, सब कुछ मैं ही हूं। जोर से उसने दहाड़ लगाई। तो गाय ने कहा कि तुम्हारे मालिक होने का, राजा होने का, गुरु होने का फायदा क्या है? तुम यहां से निकल नहीं पा रहे हो, फंस चुके हो। तो शेर ने कहा कि ज्यादा मत बनो, तुम भी फंस चुकी हो, तुम ये पूछ क्यों रही हो? तो गाय ने कहा कि मालूम है क्या, अभी शाम होगी, शाम में मेरा मालिक घर पे जाएगा और घर जाकर के देखेगा कि गाय नहीं पहुंची है, गाय वहां बंधी नहीं हुई है, तो मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल में जरूर आएगा और मुझे यहां से निकाल करके बचा करके ले जाएगा, तुम देख लेना। थोड़ी देर के बाद में वाकई में वहां एक आदमी आता है और वो देखता है कि उसकी गाय तालाब के बीच में फंसी हुई है, थोड़ी दूर पर शेर खड़ा हुआ है। तो बचते बचाते शेर से गाय तक पहुंचता है, गाय को धीरे धीरे तालाब से बाहर निकाल लाता है। वो गाय और वो आदमी दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उसके बाद में शेर की तरफ देख रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि काश इसकी मदद कर पाते, लेकिन दोनों मदद नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मदद करेंगे शेर उनका शिकार कर लेगा। ये छोटी सी मजेदार कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। गाय का मतलब आपका हार्ट। आप जितने सॉफ्ट रहेंगे, हम्बल रहेंगे, लाइफ में सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, आप कमाल कर पाएंगे। आपको चुनौतियां आएंगी लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे। और शेर का मतलब है आपका सर, आपका अहंकार। जितना आप सोचेंगे कि सिर्फ आप ही आप हैं और कोई नहीं है, आप बर्बाद हो जाएंगे। घमंड तो इस दुनिया में राजा रावण का नहीं चला, तो आप और हम क्या चीज हैं। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में एक ही बात सिखाती है, सही गाइडेंस के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप अपना वक्त बदलना चाहते हैं तो वक्त को जरा सा वक्त दीजिए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार दो दोस्त अलग अलग गांव से आकर के शहर में रह रहे थे। वहां उनकी दोस्ती हो गई, दोनों ने रूम ले लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। दोनों कोचिंग जाया करते थे, पैदल पैदल जाते थे, संघर्ष के दिन बिता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ का कुछ हो नहीं सकता, लेकिन पढ़ाई जी लगा के कर रहे थे, मन लगा के कर रहे थे। और जब रिजल्ट आया तो दोनों का सिलेक्शन हो गया। दोनों अलग अलग जिलों में नौकरी करने लगे, सरकारी जॉब लग गई। 15 साल के बाद में मालूम नहीं कैसे कोइंसिडेंटली दोनों ने एक ही वक्त पर सोचा, अलग अलग जगहों पर, कि क्यों ना नौकरी छोड़ करके कुछ अलग किया जाए। पहले वाले दोस्त ने एक स्टार्टअप शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्टार्टअप बढ़ने लगा, कंपनी बनने लगी, कंपनी ग्रो करने लगी, ग्रोथ होने लगी। दूसरा वाला जो था वो प्राइवेट कंपनीज में इंटरव्यू देने लगा। उसे लगा था कि शायद उसके लिए कॉर्पोरेट की दुनिया बनी है, उसे वहां जाकर के नौकरी करनी चाहिए। उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे वो बैठा हुआ था, उसने अखबार में देखा तो एक एडवर्टीजमेंट छपा हुआ था और एडवर्टीजमेंट में उसे दिखा कि जो उसके दोस्त की फोटो छपी थी वहां लिखा था मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी का नाम था। वो बड़ा खुश हुआ कि उसके दोस्त की कंपनी खुल गई है। फिर उसे लगा कि क्यों ना दोस्त के पास जाया जाए, जाकर के अप्लाई किया जाए। वो दोस्त की कंपनी में पहुंचा। गार्ड ने कहा कि साहब बहुत बिजी रहते हैं, आपसे शायद ही मिल पाए। तभी किस्मत से वो दोस्त वहां से निकल रहा था, उसने पहचान लिया, कह रहे मेरे भाई क्या हाल है, बहुत दिनों बाद दिखे। तो उसने बताया कि बस ठीक हूँ, मैंने भी नौकरी छोड़ दी है, तुम्हारा मालूम चला तुमने कंपनी खोल ली है, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब पा सकता हूँ? तो उसने कहा अरे जरूर, दोस्त के लिए तो खोली है, तुम आओ, तुम्हें जिस प्रोफाइल पे काम करना है तुम काम करो। इस वाले लड़के ने उस दोस्त की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर से दोस्ती होने लगी, साथ साथ घूमने लगे। एक दिन ऐसे ही शाम में घूम रहे थे और इसने बात छेड़ी, जो लड़का वहां पर नौकरी कर रहा था, कि मेरे भाई एक बात बताओ, दोनों ने पढ़ाई की, दोनों का इंटेलिजेंस सेम है, दोनों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक किए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन आज तुम्हारी कंपनी है और मैं तुम्हारी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, ऐसा क्यों? तो उस लड़के ने जो बताया वो ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि याद है हम दोनों जब साथ में पैदल पैदल जाया करते थे कोचिंग के लिए, स्ट्रगल की लाइफ जी रहे थे? बोले हाँ याद है। बोले एक दिन हम ऐसे ही जा रहे थे, आधे रास्ते तक पहुंच गए थे और मुझे याद आया था कि हम शायद फैन ऑफ करना भूल गए। मैंने तुमसे बोला था कि चलो वापस चलते हैं, फैन ऑफ करके वापस आ जाएंगे, फिर कोचिंग जाएंगे। तो तुमने कहा था क्या फर्क पड़ता है, मकान मालिक का पंखा है, चलने तो चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जल रही है उसकी जल रही है। लेकिन उस दिन मैं वापस गया था, फैन ऑफ करके फिर कोचिंग आया था, तुम सीधे कोचिंग चले गए थे। उस दिन भी तुम नौकर की तरह सोच रहे थे, उस दिन भी मैं मालिक की तरह सोच रहा था। सोच सारा फर्क का है। आरजे कार्तिक आपसे कहता है मालिक बनना है तो मालिक की तरह सोचो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप में से किसी दोस्त ने मुझ तक पहुंचाई है। ये कहानी किसने लिखी है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन ये कहानी बड़ी कमाल की है। ये कहानी एक महिला की जो लिखती है कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, बड़ी समस्या होती है आने जाने में, लेकिन क्या करूँ, फैमिली चलाने के लिए, घर परिवार का खर्चा निकालने के लिए जॉब करनी पड़ती है। एक दिन ऑफिस से निकली, घर के लिए बस स्टॉप पर पहुंची। वहां जाकर के देखा तो हमेशा की तरह मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। पहले से बहुत सारी भीड़ थी। बहुत देर तक इंतजार करती रही। फाइनली एक बस आई। बस में जब अंदर चढ़ी तो देखा वहां भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। अचानक से एक आवाज आई कि मैडम, आपके लिए सीट खाली है, बैठ जाइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैडम कहने वाली जो थी वो एक मजदूरन थी। वो भी अपना काम खत्म करके ईंटें गारा ढोकर के शाम में वापस अपने घर के लिए रवाना हुई थी। मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि ये चेहरा तो मेरे साथ में वहां बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि धन्यवाद बाई जी, आपने मुझे मौका दिया बैठने का। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद कर रही थी कि क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं। थोड़ी देर के बाद में मेरे पास वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। उनका स्टॉप आ गया, उठ करके चली गई, सीट खाली हो गई। मैंने फिर से उनसे कहा कि बाई जी आकर के बैठ जाइए, लेकिन इस बार वो आकर के नहीं बैठी। सीट खाली थी। एक महिला और उस बस में खड़ी हुई थी जिनके हाथ में बच्चा था, रो रहा था। वो जो बाई जी थी उन्होंने उस महिला को सीट दे दी। थोड़ी देर के बाद में उनका भी स्टॉप आ गया, वो भी उतर करके चली गई। मैंने फिर से वो जो मजदूरन थी उनको आवाज दी, उन बाई जी को आवाज दी कि आइए बैठ जाइए। अब फिर से सीट खाली हो गई है, लेकिन वो मजदूरन एक पोल को पकड़ के धक्का मुक्की में खड़ी थी, वहां नहीं आ रही थी। अब की बार उन्होंने एक जो बुजुर्ग थे उनको भेज दिया और कहा कि आप जाकर के बैठ जाइए। वो जो वृद्ध जन थे वो आकर के बैठ गए। सीनियर सिटीजन थे, उनकी उम्र 75 से 80 के लगभग बीच रही होगी। वो आकर के बैठे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका भी स्टॉप आ गया। वो भी उनको, जो बाई जी थी, उनको धन्यवाद करते हुए कि बहुत अच्छी हो, आपका धन्यवाद कहते हुए चले गए। फाइनली सीट खाली हो गई। उस बस में भी अब आखिरी स्टॉप आने वाला था, बहुत कम लोग बचे थे। मैंने उनसे कहा कि अब तो बैठ जाइए। तो जो बाई जी थी आकर के बैठ गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? सबसे पहले आपके पास तो सीट थी, आप तो आराम से बैठी थी। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैंने आपको वहां स्टॉप पर देखा था, लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ है। जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आप बड़े दर्द में हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपको बैठने के लिए जगह दे दी। फिर मैंने उनसे कहा कि 2-3 बार सीट खाली हुई, तब आप बैठ जाती। तो जो बाई जी थी उन्होंने कहा कि मैं बाद में बैठ जाती, लेकिन मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ उसको गोद में लेकर के खड़ी थी, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनको बैठने के लिए जगह दे दी। और उसके बाद में वो वृद्ध जन, वो बुजुर्ग जो कि खड़े थे, वो खड़े रहते और मैं बैठ जाती, अच्छा कैसे लगता। तो मैंने उन्हें बैठने के लिए मौका दिया, मुझे आशीर्वाद दे करके गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये रोजाना करती हैं, आज ही कर रही? तो उन्होंने कहा मैं रोजाना करती हूँ। मैं क्या बताऊं मैडम, मेरे पास में पैसे तो है नहीं, मैं कुछ दान तो कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है पुण्य कमाने के लिए। कभी कभी रास्ते में से कचरा उठा करके साइड कर देती हूँ, कचरा उठा देती हूँ, पत्थर रखे होते हैं उन्हें बीन लेती हूँ, साफ कर देती हूँ रास्ता। कभी कुछ मेरे पास में होता है खाने के लिए तो जानवरों को दे देती हूँ। और यहाँ बस में मैं तो कर लेती हूँ मेहनत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, परेशानी में है, तो उनके लिए सीट दे देती हूँ। ये सीट कौन सा, हमें घर लेकर के जाना है। ये छोटी सी यात्रा जिसमें वो कहती हैं कि मैंने काफी कुछ सीखा। और वो जो बाई जी थी जो मजदूरी कर रही थी, उन्होंने मुझे पता नहीं कितना बड़ा लेसन दे दिया। दुनिया में लोग कई बार सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, जितना बन पड़ रहा था, थोड़ा बहुत जो दूसरों के लिए कर सकती थी वो कर रही थी। और उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया कि जिंदगी में आपके हाथ में जितना कुछ है, जितना कुछ आपके पास है, अगर आप वो खुशी बांट सकते हैं तो बांटिएगा जरूर। छोटी सी कहानी है, और ये बस जर्नी की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम सबके पास में कुछ ना कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपके पास में पैसा हो, आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास में कोई ऐसी चीज हो जो आप किसी के साथ बांट सकते हो, आपके पास ज्ञान हो जो आप बांट सकते हो। कई सारे टीचर्स हैं इस दुनिया में जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार अपना काम कर रहे हैं बिना किसी शो ऑफ के। आजकल लोग थोड़ा सा दान करते हैं लेकिन हल्ला बहुत सारा करते हैं। ईमानदारी से अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अपने आप ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम चलेगा कि कब ऊपर वाला बनकर आपके पास इंसान के रूप में आ जाएगा। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, ज्ञान तो सभी के पास है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, Instagram हैंडल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपनी ही छत पर खड़े हो जाएं तो अपना मकान नहीं दिखता।
हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जंगल की, जहां एक शाम में मौसम बदल चुका था, काली घटाएं छा चुकी थीं, मौसम डरावना हो चुका था, बिजलियां चमक रही थीं और अचानक से एक बिजली गिरी और उस बिजली के गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। उन जानवरों में एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी जो भाग रही थी। समस्या ये थी कि हिरनी प्रेग्नेंट थी, दर्द में थी और बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, पहले खुद की जान बचानी थी, उसके बाद नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना था। हिरनी दौड़ती चली जा रही थी और जंगल के कोने में पहुंच गई जहां नदी थी। नदी किनारे पहुंचकर के हिरनी ने गहरी सांस ली, थोड़ा सा पानी पिया और हिरनी अब अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी जहां जाकर के बच्चों को जन्म दे सके। अचानक से उसे लगा कि उसका पीछा कोई कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से देखा तो मालूम चला कि झाड़ी के पीछे छुप करके एक शिकारी बैठा था जो अपनी बंदूक में गोली भर रहा था और इंतजार में था कि कब वो निशाना लगाए हिरनी पर और उसे मार करके ढेर कर दे। हिरनी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जंगल में आग लगी हुई है, इस तरफ शिकारी आ गया है। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए तैयार हुई, डायरेक्शन बदलने ही वाली थी कि जैसे ही वो पलटी उसे दिखाई दिया एक खूंखार शेर। अब हिरनी के सामने चारों तरफ से समस्याएं थी। एक तरफ नदी थी जिसे उसे साफ देख करके लग रहा था कि पार नहीं कर पाएगी, दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, तीसरी तरफ शिकारी था, चौथी तरफ शेर आ चुका था। हिरनी के सामने संकट ही संकट था, कहीं से कोई मौका नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। हिरनी ने एक बार के लिए सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना शान से मरा जाए। हिरनी अब की बार शिकारी की तरफ फेस करके खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली, इंतजार में थी कि कब गोली चलेगी। इस सब के बीच में ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी इस जिंदगी के लिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और बार बार कहने लगी कि मेरी जान बचा लीजिए, सब कुछ अब आपके हाथ में है, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, उन्हें दुनिया देखने का मौका दीजिए। वो कहते ना चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी, अचानक से एक चिंगारी उछली और जाकर के शिकारी की आंख में लगी। शिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, गोली तो चली लेकिन आंख में जब वो चिंगारी उछल के लगी तो वो निशाना भटक गया और गोली हिरनी की जगह जाकर के शेर को लगी। शेर घायल होकर के जमीन पर गिर गया। शिकारी की आंख में आग उछल के पहुंची थी, चिंगारी उछल के पहुंची थी। अपनी आंख बचाता हुआ शिकारी वहां से भाग गया। शेर जमीन पर था, शिकारी भाग चुका था। अचानक से मौसम बदला, हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिरने लगी, बारिश होने लगी, जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी और हिरनी ने उस सुहावने मौसम में नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में से कई सारों के सामने ये हिरनी वाला सीन होता है। हम सब चारों तरफ से संकट से घिर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि जिंदगी में अब क्या करें। हर तरफ हमारे सामने समस्या खड़ी होती है और दोस्तों हमेशा याद रखना, जिंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी। अमीर से अमीर आदमी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या करें? जो हिरनी ने किया वही करें, आंखें बंद करें, ऊपर वाले को याद करें और कहें कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना मेरी समस्याओं को खत्म करने की। अब सब कुछ आपके हवाले है, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। बस यही गुनगुना देना, सब कुछ आसान हो जाएगा। आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है कि जिंदगी में जब हर तरफ समस्या हो और दिल से आप ऊपर वाले को याद करें तो चमत्कार उनका होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। बस यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Instagram हैंडल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। बात उस दौर की है जब अफ्रीका में बहुत सारी हीरों की खानें मिल रही थी, डायमंड माइंस मिल रही थी और जिसके पास में माइन आ गई वो तो मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा था, माला माल हो रहा था। हीरे ही हीरे वहां मिल रहे थे।
ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, गांव में चर्चा हो रही थी, कहानियां सुनाई जा रही थी। एक गांव में किसान रहता था जिसको रोजाना एक न एक कहानी सुनने को मिलती थी। कभी उसका दोस्त आके बताता था, कभी फैमिली में बात होती थी। एक दिन एक दोस्त ने बताया कि पास के गांव में बहुत ही कमाल की खान मिली है और जिसके पास में वो खान है वो तो माला माल हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। किसान को जोश आ गया, जोश जोश में जाकर के इसका जो खेत था नदी के किनारे, उस खेत को जाकर के बेच दिया। दूसरे किसान को बेच करके घर आया और कहा कि सौदा कर लिया है। अपनी पत्नी को बताया कि अब देखो खेत अपने पास नहीं है। तो पत्नी ने पूछा कि अब क्या करेंगे? तो उसने बताया कि अरे तुम्हें पता नहीं चला, यहाँ पर इतनी सारी हीरों की खानें मिल रही हैं, जाऊंगा और डायमंड माइन की खोज करूंगा और उसके बाद देखना इतने हीरे होंगे, इतना अमीर बन जाऊंगा, इतना बड़ा घर होगा। बड़े बड़े सपने दिखा दिए और वाइफ से कहा कि काम करते हैं, कल तुम्हें मायके छोड़ देता हूं, बच्चों को लेकर के जाओ, आराम करो, वापस आऊंगा अमीर बन के। वाइफ को भी बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया, आंखों में चमक उठ गई वाइफ की भी। उनको लगा कि अब तो बस जिंदगी बदलने वाली है। धर्मपत्नी को अपनी अगले दिन छोड़ दिया मायके में। ससुराल में जाकर के ससुर जी को, सासू माँ को, सबको बता दिया। जो जवाई राजा थे बड़े खुश थे कि चलो भाई अब तो हम निकल गए खोज करने के लिए। पूरे अफ्रीका में घूमते रहे। इस किसान को डायमंड माइन नहीं मिली। बहुत साल लग गए, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वाइफ को इतना बड़ा सपना दिखा दिया था, ऐसा कहा था कि अब तो अमीर बन के आऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं इस पर हावी हुई। एक भी हीरे की खान नहीं मिली थी। निराश था, उदास था, पहाड़ से कूद करके जान दे दी। नदी में कूद गया, उसके बाद जिंदगी खत्म, किसान की मौत हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि कहानी इस किसान की नहीं है। ये कहानी दूसरे किसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। जिसको खेत बेचा था वो सिर्फ खेती कर रहा था, जाता था खेती करता था, वापस आता था, अपना रूटीन काम कर रहा था। एक दिन सवेरे सवेरे खेत में गया तो देखा कि नदी के किनारे एक रेनबो बना हुआ था। पास में गया तो जाकर के देखा कि सनरेज जो थी वो एक चमकीले पत्थर पर गिर रही थी और उससे इंद्रधनुष बन रहा था। उस चमकीले पत्थर को उठाया, इसको लगा कि बड़ा सजावटी आइटम है, इसको लेकर के चलते हैं, और घर ले जाकर के बड़ी मासूमियत से ड्राइंग रूम में अलमारी में रख दिया। भूल गया उस बात को। एक दिन एक दोस्त इसका इसके घर पर आया, उसने बोला कि भाई ये कहां से मिला, ये चमकीला पत्थर कहां से मिला है तुम्हें? तो उसने कहा कि मेरे खेत में है, नदी किनारे खेत के वहां पर रखा हुआ था, वहां से लेकर के आया और अब यहां सजा दिया है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। तो उसने कहा भाई पागल हो, ये सबसे बड़ा हीरा है, हमारे यहाँ पर जितने हीरे निकले हैं उसमें सबसे बड़ा हीरा है, और तुम्हारे खेत में मिला है तो मतलब और भी होंगे। तो अपने दोस्त को लेकर के गया, वहां पर कुछ जो स्टोन्स थे उन्हें इकट्ठा किया, उसके बाद में लैब में भेजा। रिपोर्ट आई तो जांच में मालूम चला कि वो वाकई में हीरे थे। वो जो खेत था उस जगह पर एक बड़ी सी खान बनी और उसमें जो हीरे निकले वो बेशकीमती हीरे थे। जिस किसान का वो खेत था, यानी कि दूसरा वाला किसान जिसने वो खेत खरीदा था, वो माला माल बन गया। पहला वाला किसान जो पूरी अफ्रीका में घूमता रहा डायमंड माइंस की खोज में, डायमंड 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 खोजता रहा, उसे एक डायमंड नहीं मिला। और उसी के खेत में जब उसने खेत बेचा और दूसरे किसान ने वहां काम करना शुरू किया, उसी खेत में बहुत बड़ी डायमंड माइन थी। इतने सारे हीरे वहां से निकले कि अगर वो थोड़ा इंतजार करता, थोड़ी मेहनत करता तो शायद कमाल हो सकता था। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहले वाले किसान के पैरों के नीचे हीरे थे लेकिन उसे मालूम नहीं था। उसने पूरा महाद्वीप, पूरा कॉन्टिनेंट खोज लिया लेकिन हीरे नहीं मिले। दूसरा वाला किसान जिसकी जिंदगी बदल गई, अवसर उसके सामने था, उसके दोस्त ने उसको रास्ता दिखाया और खेल पलट गया। लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए कहीं दूर चले जाएंगे तो ना तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना अवसर मिलेगा और ना सक्सेस मिलेगी। कई बार कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। अगर आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है तो खिड़की खोल करके देखिएगा, हो सकता है वहां से दस्तक दे रही हो। आप ही के आसपास मौका है, उसको तलाशिए और उसके बाद कमाल कर दिखाइए। संकट के समय में याद रखना, कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की तलाश कीजिए, सही मौके पर चौका लगाइए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोग तो अमरूद खरीदने से पहले भी पूछते हैं कि मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगा के खाते हैं। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे राज्य के राजा की जो बड़ा बलवान था, शक्तिशाली था, जिसने कई युद्ध जीते थे, अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखता था, लेकिन अपने राज्य को वो उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहा था। उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा था। उसने कई ज्योतिषों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, फाइनली ऊपर वाले का आशीर्वाद आया और घर में किलकारी गूंजी। जिस दिन राज्य में राजकुमार का जन्म हुआ उस दिन राजा ने ऐलान करवा दिया कि अगले दिन दरबार का दरवाज़ा जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आप में से जो भी आएगा, जिस भी चीज़ को छुएगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। शर्त यह है कि पहले आकर के चीज़ को छूना है। जैसे ही बात राज्य में मालूम चली, जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने सोचना शुरू किया कि कल सुबह जाकर के किस चीज़ को हाथ लगाना है।
किसी ने सोचा कि क्यों ना अस्तबल को हाथ लगाया जाए, सारे घोड़े अपने हो जाएंगे। किसी ने सोचा कि ज्वेलरी को हाथ लगाया जाए, सारी ज्वेलरी अपनी हो जाएगी। किसी ने सोचा कि सेना को हाथ लगाया जाए। बहुत सारे ख्याल लोगों के मन में आ रहे थे। एक घर में एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने मम्मी पापा से ज़िद की कि मुझे भी कल चलना है। घर वालों ने समझाया कि बेटा बहुत भीड़ होगी, भीड़ में तुम दब जाओगे, छोटे बच्चे हो। बच्चे ने कहा नहीं पापा, बस एक बार मुझे लेके चलो। बच्चे ने बताया नहीं कि वो किसको छूना चाहता था। अगले दिन दरबार का दरवाज़ा खुला, पब्लिक अंदर आना शुरू हुई, लोगों ने आकर के अपनी अपनी पसंद की चीज़ को छूना शुरू किया। वो छोटा बच्चा भी भीड़ में से निकल करके आगे आया। राजा जहाँ बैठा हुआ था उस सिंहासन के पास गया और जाकर के राजा को छू दिया। जैसे ही राजा को छुआ, बच्चा ज़ोर से चिल्लाया कि आज से राजा मेरा और राजा की सारी प्रजा मेरी, यानी कि आप सब मेरे। ये छोटी सी कहानी सिखाती है ज़िंदगी में ऊपर वाले से मांगना है तो चीज़ें मांगना बंद कीजिए, उसे ही मांग लीजिए। जब वो आपके साथ होगा तो दुनिया की हर खुशी आपके साथ होगी। एक बात और, हम सब जब खुश होते हैं तो उसको याद नहीं करते। जब आप उसे खुशी में याद करेंगे तो वो दुख में भी आपके साथ होगा, और अगर दुख आएगा भी तो आपके पास वो हिम्मत होगी कि आप उस दुख का मुकाबला कर पाएंगे। आरजे कार्तिक आपसे यही कहता है, मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी।